शादी को 1.5 साल हो चुका था। मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे पति किचन में आए और शरारत करते हुए मुझे चुटकी काटी। कहने लगे, क्या बात है मैडम, खाना बना रही हैं? फिर मुझे कहने लगे, मम्मी पापा और मेरे लिए चाय बना दो। मैं चाय बनाने लगी। उनसे बातें कर रही थी कि नमक चाय में डाल दिया और चीनी पनीर में डाल दी। मुझे कहने लगे, अंजलि चाय में इलायची भी डालना। मैंने इलायची डाली। प्यार से सांस खींचते हुए बोले, वाह क्या खुशबू है। चाय कप में डाल कर दी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए आंखों में आंखें डाले, मुझे एक बोसा किया, फिर चाय का एक घूंट भरा और फिर मेरी रानी के हाथों की चाय कहा, लेकिन एक घूंट भरते ही उसे तुरंत ही बाहर कर दिया। मैं हैरान थी। राम जी खैर करे, इन्हें क्या हुआ है? वो मुझे चिल्ला कर बोले, अरे अंजलि ये क्या कर दिया? चाय में नमक कौन डालता है? मैंने घूंट भरी तो देखा वाकई चाय में सिर्फ नमक ही भरा पड़ा था। सत्यानाश हो। मैं मुस्कुराई और सॉरी बोला। कहने लगे, अंजलि छोड़ो यार, मुझे पनीर का एक टुकड़ा निकाल कर दो। मैंने एक पीस प्लेट में डाल कर दिया। उन्होंने थोड़ा सा चखा। अरे अंजलि ये क्या कर दिया? पनीर मीठा क्यों है? मैंने हैरान होकर देखा। बेड़ा गर्क, चाय में नमक डाल दिया और पनीर में चीनी। वो मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अंजलि पागल हो गई हो क्या? घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना बहुत जरूरी है। जल्दी से कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, मैं होटल से खाना ले आता हूँ, किसी को बताना मत, इसे बाहर फेंक दो। मुझे उनकी यही अदा बड़ी पसंद थी। खैर हंसते खेलते दिन यूं ही गुजरते रहे। आज मेरी छोटी बहन की शादी थी, लेकिन मेरे पति को तनख्वाह न मिली थी। मैं मुंह लटकाई बैठी थी। मुझे शॉपिंग करनी है। कहने लगे, अंजलि मेरे पास पैसे नहीं हैं, दिवाली वाले कपड़ों पर गुजारा कर लो। मैं ना चाहते हुए भी रोने लगी। वो खाना खा रहे थे। पास बैठकर मेरी तरफ देख कर बोले, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने आंसू साफ किए, कुछ नहीं, आप खाना खाएं, मुझे अच्छा लगा। वो खाना छोड़कर मुझसे शरारतें करने लगे। मैं नाराज थी। रात गुजरी। दूसरे दिन 12 बजे घर आए। मुझे कहने लगे, चलो शॉपिंग कर लो, मेरे साथ चलो बाजार। मैं बहुत खुश थी। जब शादी के दिन गुजर गए, मेरे दिल में ख्याल आया, पूछूं तो सही, पैसे कहाँ से लिए थे? तनख्वाह तो मिली नहीं थी, तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आए थे? अचानक उनके हाथ पर नजर गई। उन्होंने अपनी अंगूठी बेच दी थी। उस दिन मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। उनके सीने से लग गई थी। एक दिन की बात है, रात के 3 बजे थे। लाइट गई हुई थी। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मैं अपने बिस्तर से उठकर बालकोनी में आ गई, लेकिन जब बाहर गली में देखा तो देखती हूँ कि मेरी ननंद किसी लड़के की बाइक से उतरी है और ताकती झांकती चुपचाप दबे दबे कदमों के साथ घर में दाखिल हो रही है। रात के 3 बजे अपनी ननंद को घर से बाहर देखकर मेरे होश जाते रहे। आखिर ये लड़की इतनी रात को बाहर क्यों थी? खैर उस दिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसका पहरा देकर मैं जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। जैसे ही अगली रात आई तो मैंने दरवाजे पर अपनी नजरें गड़ाए रखी। फिर जैसे ही रात का 1:30 बजा तो मेरी ननंद दबे दबे कदमों के साथ घर से बाहर निकल गई। लेकिन आज गली में बाइक नहीं थी। आज एक बड़ी सी कार थी, जिसमें पहले से ही उसका कई लड़के इंतजार कर रहे थे। वो उसे कार में बैठाकर न जाने कहाँ ले गए। फिर जब रात के 3:15 बजे तो सभी कार वाले लड़के उसको घर पर छोड़ने के लिए आए। मैं हैरान थी और परेशान भी। मैं चाहती तो उसी वक्त अपने पति को सारी बातें बता देती, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर था। लड़की की जात है, अगर मेरे पति ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। खैर जैसे ही मेरी ननंद घर में दाखिल हुई तो मैंने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और सीधा उसे घर में पड़े एक खाली कमरे में ले गई। मैंने अपनी ननंद को खूब समझाना चाहा, मगर उसने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मेरा जिस्म, मेरी मर्जी। मैं चाहे धंधा करूं या नशा करूं, मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके इस गंदे व्यवहार से मैं बहुत डर गई और मैंने किसी को कुछ न कहा। अगले दिन मेरी ननंद ने मुझ पर सबके सामने झूठा इल्जाम लगा दिया।
कि जिस दिन भाई घर पर नहीं होते तो भाभी रात को घर से बाहर जाती है और न जाने कहां कहां मुंह काला करती है। गुस्से में आकर मैंने अपनी ननंद को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि अपनी की गई करतूत मुझ पर क्यों डाल रही है। इधर जब मेरे पति ने ये सब बातें सुनी तो बिना कुछ सोचे समझे ही उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके नतीजे में मैं नाराज होकर अपनी माँ के घर चली गई। कई रातों तक मेरे पति पूरी पूरी रात न सो सके और उसी बालकोनी में बैठकर सिगरेट पीते रहे। कुछ दिन बाद मेरे गम में वो रात को उसी बालकोनी में बैठे सिगरेट पी रहे थे कि अचानक उसी तरह मेरी ननंद को 4 लड़के कार में घर पर छोड़ने के लिए आए, जिनके साथ अपनी छोटी बहन को देखकर मेरे पति के होश उड़ गए। होनी को कौन टाल सकता है, राज चाहे कैसा भी हो, एक ना एक दिन पर्दा उठ ही जाता है। मेरे पति ने अपनी छोटी बहन को यानी मेरी ननंद को रंगे हाथों पकड़ लिया और जब अपनी छोटी बहन को धमकाया तो उसने अपने बड़े भाई को भी वही जवाब दिया जो उसने मुझे दिया था और साथ ही साथ ये भी बोली कि मेरे पास बहुत लड़के हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें रातों रात गायब करवा सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि मेरे रास्ते में मत आओ। मेरे पति अपनी छोटी बहन की इस तरह की बातें सुनकर सारी बातें समझ गए कि आखिर मेरी पत्नी और मेरी छोटी बहन की लड़ाई क्यों हुई। जैसे ही बहन के मुंह से इस तरह की कटी जली बातें सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो गए और उसी वक्त घर में रखी सब्जी काटने वाली छुरी से अपनी छोटी बहन को लहूलुहान कर दिया, उसका सीना चीर दिया, जिसके कारण मौके पर ही मेरी ननंद की मौत हो गई। और फिर जब सुबह हुई तो सुबह सवेरा ही मेरे पास आ गए, मेरे सामने बैठकर मुझसे माफी मांगने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, मुझे प्यार से समझाने लगे, मुझे दुनियादारी सिखाने लगे। मैं बहुत नाराज थी, लेकिन उन्होंने जब हाथ थामा, मुझे प्यार से समझाया तो मैं उनकी उस मोहब्बत और उस फिक्र पर कुर्बान हो गई। मैंने खुशी खुशी उनको एक खुशखबरी सुनाई कि मैं दोबारा फिर से तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, लेकिन फिर अचानक ही फूट फूट कर रोने लगे, मगर उनका रोना कुछ अजीब सा था। मुझे कुछ शक हुआ तो मेरे पूछने पर बताया कि घर चलो। फिर मेरी बात को टालते हुए बोले कि अंजलि, तुम तकलीफ में होती हो तो दर्द मुझे भी होता है। माँ ने हमारे लिए खाना बनाया हुआ था, लेकिन अपने पति की मोहब्बत को देखकर मैं उस खाने को छोड़कर उनके साथ अपने घर आ गई। गली में सन्नाटा था, घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी थी। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो पुलिस वालों के बिना सवाल जवाब किए ही मेरे पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस वालों को सारी बात बताई। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब हुआ क्या है। उसके बाद मेरे पति को हवालात में डाल दिया गया और उन्हें कत्ल के जुर्म में सजा सुना दी गई। फायदा ये हुआ कि खुद ही अपने जुर्म को कबूल करने की वजह से और खूब अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद उन्हें सजा कम सुनाई गई, लेकिन फिर भी मेरे दिन इसी सदमे में गुजरते रहे। कुछ दिन बाद मेरे आंगन में एक खूबसूरत फूल से बेटे ने जन्म लिया, जो हमारे प्यार की दूसरी निशानी थी। वक्त गुजरता रहा, आज मेरा दूसरा बेटा पूरे 4 साल का हो चुका था। मैं पुरानी यादों में गुम थी और सोच रही थी कि काश मेरे पति इस वक्त मेरे साथ होते, काश उस दिन मैं उन्हें छोड़कर अपने मायके ना जाती तो ये सब कुछ ना होता, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझ पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, हर चीज़ मुझसे मांगा करते थे। अंजलि, मेरी घड़ी कहाँ है? अंजलि, मेरे जूते कहाँ हैं? अंजलि, मेरे कपड़े अलमारी से निकाल दो। कभी बीमार हो जाती तो उनको भगवान जाने क्या हो जाता। बस बेचैन रहते, उनको सुकून ही नहीं आता था। बार बार मेरी आंखें चूमते, मेरा सर दबाते, फिर मेडिसिन खिलाते, मुझे कहते तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो ना, इसलिए बीमार हो जाती हो। सारी सारी रात ना सोते थे। मैं दर्द से कराहती रहती तो मेरा सर गोद में रख लेते। मैं जितनी भी बीमार होती उनकी मोहब्बत मेरे लिए सेहत बन जाती। ऊपर वाले ने जब हमको पहला बेटा दिया था तो मुझे बिल्कुल भी घर के काम नहीं करने देते थे। सुबह उठकर झाड़ू देते, नाश्ता बनाते, फिर मुझे जूस बनाकर देते थे, मेरा पूरा ख्याल रखते। मैं मुस्कुराती, आप तो बहुत अच्छे से घर संभाल सकते हैं, और वो मेरी आंखों में देखकर शरारत करते हुए कहते, हाँ हाँ, मुफ्त का नौकर जो मिला हूँ। इन्हीं सोचों में गुम थी
कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। बाहर मेरे पति खड़े थे। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। खैर, उनके गले लगकर उस दिन बहुत रोई थी। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है। उनकी तस्वीर के सामने बैठी हूँ। मेरी आंखों में आंसू है। जेल से रिहा होकर कुछ साल बाद ही वो मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गए। मेरी गोद में आखिरी सांस ली थी। उनको अटैक हुआ था। पति के जाने के बाद अब उदास रहती हूँ, बहुत उदास। हर रोज उनकी तस्वीर की पूजा करती हूँ। वो मरने से एक रात पहले मुझसे कह रहे थे, अंजलि, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, समझी, और तली हुई चीजें न खाना। तुम तकलीफ में होगी तो मुझे भी दर्द होगा। औलाद जवान हो चुकी है, सबकी शादी कर दी है, लेकिन मैं अब उनके पास जाना चाहती हूँ। उनकी याद मुझे तड़पाती रहती है। अब तो बस सांसों का सफर जारी है। बस आखिर में सब लड़कियों से यही कहूंगी, हम सफर अगर मेरे पति जैसा हो तो उसकी कदर करना। मुझसे पूछो, उनके बिना एक सांस भी लेना मुश्किल है। मुझसे पूछो क्या होता है, बिना दिल के कैसे जिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।